डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर टेक्निकल एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंटरव्यू है तो जो उसका इंटरव्यू होगा उसमें चांसेज हैं कि 90% क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 10 to 15% क्वेश्चन नॉन टेक्निकल भी पूछे जाते हैं, बट ज़्यादा वेटेज होता है आपके टेक्निकल क्वेश्चन का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उस सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जनरली होता क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट्स पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं श्योरिटी के साथ पूछा जाए, बट जनरली पूछा जाता है। आप जब सब्जेक्ट्स बताते हो तो आप सब्जेक्ट्स का नेम ले रहे हो, तो आप उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। डेफिनेटली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक से, और यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको 10 के स्केल पे मैंने रेट भी किया है। मैक्सिमम जिसका इंपॉर्टेंस है उसको 10 मार्क्स दिया गया है, और उसी के रेफरेंस में जिनको कम मार्क्स हैं उनका वेटेज भी कम है। तो इस तरीके से हम डिटेल में हर सब्जेक्ट के लिए डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई सा सब्जेक्ट बताते हो इंटरव्यू में तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। हम पहले थर्मल के सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। अब आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर आप BARC मतलब बार्क, इसरो, DRDO जो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अभी रिसर्च चलता है, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें, अगर बाकी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे इंटरव्यू आएगा, तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत बेसिक लेवल की पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। वहाँ पे टॉपिक ज़्यादा कवर होगा, चीज़ें बेसिक होंगी, बट जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जैसे मैंने नेम किया, इसरो है, बार्क है, DRDO है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कम टॉपिक पूछे जाएंगे बट डीप में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बाकी जो एग्जाम्स हैं जैसे बार्क, इसरो को छोड़ के वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर PSUs है या आपके स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कहते हो तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फिजिकल एग्जाम्पल। थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेसेस हैं इसको मैंने देखो आपने सेपरेटली वेटेज दिया है। पहले तो मैंने वेटेज दिया है टॉपिक को, ये जो पूरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं। तो इस टॉपिक का वेटेज मैंने 6 दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो सब टॉपिक मेंशन है उसमें वेटेज मैंने अलग अलग दे रखा है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको ज़्यादा वेटेज दिया है उस पर आपको फोकस करना है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन में आ ही जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में आ जाता है आपके सामने। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वर्क एंड हीट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अगर वो स्टार्ट करते हैं एकदम से बेसिक से तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फेस करना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको मैंने 10 के स्केल में रखा हुआ है, मतलब रखा तो यहाँ पे नहीं है बट कुछ पॉइंट्स जो आगे मेंशन किए हैं उस पर रखा हुआ है। बट ये मान के चलो आप कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स बताते हो तो चांसेज ही नहीं है कि आपसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछा जाए, पूछा ही जाएगा। तो अगर लॉज की बात करें तो ये 10 के स्केल में होगा, बट थर्मोडायनेमिक लॉज में किसका ज़्यादा वेटेज है, तो ज़्यादा वेटेज होगा आपका सेकेंड लॉ का। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ का अप्लीकेशन जैसे यहाँ पे इंट्रोपी भी आ गया, इनरिवर्सिबिलिटी भी आ गया, अवेलेबल एनर्जी भी आ गई। ऐसा नहीं कि मैंने बस सेकेंड लॉ मेंशन किया है तो आप बस वो 2 लाइन का जो कैल्विन और क्लैसियस है वो दोनों पढ़ के चले जाओ। डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है इनसे इनके जो अप्लीकेशंस हैं वो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में मैंने 2 चीज़ें मेंशन किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। बहुत सारे लोग, मैं भी जब डेमो इंटरव्यू ले रहा था, कई सारे लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछे कि आपका ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज का जो कंडेंसर वाली यूनिट है, इस पर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाइए। वे कंफ्यूज हो गए। जैसे आप उनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हो ना, तो उनको बस एक ही फॉर्मूला याद आता है कि dQ = du + dw, या फिर सिग्मा Q = सिग्मा w, यही उनको याद आता है। इसके अलावा उनको लगता है कि ये कौन सा लॉ जो इस पे लगेगा। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ओपन सिस्टम के लिए जैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बहुत हाईली एप्लीकेबल होता है। इंजीनियरिंग के जो मैक्सिमम आप कह सकते हो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है, तो आपको आना ही चाहिए। तो लॉज में 2 पे ज़्यादा फोकस करना है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ओपन सिस्टम एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और इसका एप्लीकेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेशन में कौन सा लॉ, कौन सा स्टेटमेंट यूज़ होता है, फिर पावर साइकिल में कौन सा स्टेटमेंट यूज़ होता है, बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, प्रोसेस में भी आपसे एजम्पशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। प्योर सब्सटेंसेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का। वैसे ही गैस या फिर गैसेस लॉ या फिर गैसेस मिक्सचर, इसमें भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आपको आना चाहिए, आगे भी इसका डिस्कशन होगा, जैसे आईसी इंजन में बेसिकली इसमें डिटेल में पढ़ना है। बट अभी के लिए ऐसा नहीं कि आपने आईसी इंजन अपना सब्जेक्ट नहीं बताया है, आपने थर्मोडायनेमिक बताया है तो आपको साइकिल नहीं आना चाहिए। बेसिक ऑफ साइकिल जो होता है रेफ्रिजरेशन की और पावर साइकिल, दोनों आपको आना चाहिए। बेसिक उसका आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस, एटलीस्ट प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि पावर साइकिल कौन सी हैं, गिब्स फेज रूल, ये आपको आना चाहिए। मतलब वेटेज कम है बट चांसेज होते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट से मेरा डिस्कशन हुआ है काफ़ी सारे एग्जाम्स को लेके, जिनमें गिब्स फेज रूल भी पूछा गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, प्रोसेस, प्रॉपर्टी, सिस्टम, इन्हीं सब से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जीरोथ लॉ भी कई बार पूछा गया है, बट जीरोथ लॉ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग बता पाते हो। ज़्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ में, तो वो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अच्छा आंसर देते हो तो आपका इंटरव्यू उसी के आसपास घूमता रह जाएगा और हो सकता है कि उतना में खत्म भी हो जाए और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, बहुत अच्छा आप आंसर देते हो। जनरली इंटरव्यूअर दूसरे क्वेश्चन पे जंप क्यों करता है, दूसरे टॉपिक पे जंप करता है, जब आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हो। ऐसा हर बार तो हम नहीं कह सकते, बट आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दोगे तो उसको लगेगा कि ये टॉपिक आपको नहीं आता है, तो वो दूसरे पे जंप करेगा। बहुत अच्छा आंसर देते हो तो उसी टॉपिक के आसपास इंटरव्यू आपका चलता रहता है। चलिए, इतना तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना ही करना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन अभी आपका जो एमबीआई का एग्जाम आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट तैयार करो, उसमें आईसी इंजन को आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में जरूर इंक्लूड करना। पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नहीं भी आप इंक्लूड करते हो तो आईसी इंजन ऐसा सब्जेक्ट है कि वो उससे क्वेश्चंस आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है क्वेश्चन। आईसी इंजन में आपको क्या करना है, पहले तो क्लासिफिकेशन, मतलब सिंपल 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक जो इंजन है आईसी इंजन, वो डिफरेंस क्या होता है बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे लोगों को जो स्ट्रोक्स है, 4 स्ट्रोक्स हैं कौन कौन से हैं, 2 स्ट्रोक कौन कौन से हैं, अच्छा चलो पूछ लिया जाता है कि 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक के कौन कौन से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि चलो अगर वो 2 स्ट्रोक है तो सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं, सक्शन का, कंप्रेशन का, एग्जॉस्ट का, कंबशन का, ये सारे 2 स्ट्रोक में कैसे हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि कब कहाँ पे कंप्रेशन होला। जनरली 2 स्ट्रोक में नहीं बता पाते हैं, क्योंकि 4 स्ट्रोक में तो इजीली बता पाते हैं वो। तो ये आप ध्यान रखना, वो पढ़ लेना। एफिशिएंसी और उसके टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कितने टाइप्स की एफिशिएंसी होती है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने डिटेल में डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने कहा है कि जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल है ये आपको डिटेल में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नॉकिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके एफिशिएंसी पे, इनके वर्किंग पे, जो पैरामीटर हैं बेसिकली जो इनको इनके परफॉर्मेंस के, इनके एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल डिटेल में आनी चाहिए। फिर आते हैं कि आईसी इंजन के कंपोनेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कार्बोरेटर है, इसका यूज क्या है, क्या काम करता है, ये फंक्शन बेसिकली क्या है इसका। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, किस टाइप के साइकिल में यूज होता है। बैटरी इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम में कई सारा पूछ लिया जा सकता है आपसे, बट जनरली अभी मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल हैं वहाँ पे बैटरी इग्निशन यूज़ किया जाता है, तो चांसेज हैं कि आपसे बैटरी इग्निशन। कूलिंग सिस्टम के बारे में, लुब्रिकेशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, कोई चांस नहीं है कि आपको नहीं आता है, ठीक है। कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है आपके कार और बाइक में, वो आपको पता होना चाहिए। वर्किंग थोड़ी सी आपको बेसिक पता होना चाहिए। और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में भी काफ़ी सारा पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने इसलिए यूज किया है, ये टॉपिक ऑटोमोबाइल का है बेसिकली, मतलब जो ऑटोमोबाइल व्हीकल आप पूरा पढ़ते हो उसमें आता है, बट ठीक है आईसी इंजन का टॉपिक नहीं है, बट इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि पूछा जाता है। मैंने इसको किस सब्जेक्ट में डालता तो मुझे लगा कि यहीं पे डाल देते हैं। फिर आईसी इंजन में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आपसे अल्टरनेटिव फ्यूल पूछा ही पूछा जाएगा।
अगर आप आईसी इंजन अपना इंटरेस्ट बताते हो तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आपको आने ही चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेज है बायोडीजल से पूछ लिया जाएगा, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल पूछ लिया जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, सीएनजी, एलपीजी, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग यहाँ से किया है कि वो कौन कौन से अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, पॉसिबिलिटी क्या है अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ होने की, क्या फिजिबिलिटी है, ये सब क्वेश्चंस बेसिकली वो पूछते हैं इन जनरल वाले में। तो होप्स हो कि अगर आप आईसी इंजन बताते हो तो ये सारे टॉपिक और किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं हमने डिस्कस कर लिया। आप अपने माइंड को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड करके रखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आपको चौक नहीं जाना है कि यार ये क्या पूछ लिया, तो हमने प्रिपेयर्ड नहीं कर रखा था। देखो कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को नहीं पढ़े रहते हैं, बट अगर वो हमसे पूछते हैं तो हम उसको आसानी से हैंडल कर पाते हैं। सडनली क्या होता है, कोई अगर प्रिपेयर्ड ही नहीं होता है तो एकदम चौक जाता है, इंटरव्यूअर को उसको लगता है यार ये कहाँ से टप्पा आ गया, बाउंसर आ गया, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत खराब होता है इंटरव्यू पे आपके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में बेसिक वही स्टडी, हीट ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर के मोड क्या क्या हो सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको आने चाहिए। मतलब आप हीट ट्रांसफर बता रहे हो एज ए इंटरेस्ट, तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ होती हैं हीट ट्रांसफर में, वो आपको आने ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। रेडिएशन में स्पेसिफिक बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, तो मैंने वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, मिसिविटी क्या है, ग्रे बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। एक लाइन दो लाइन की इनकी डेफिनेशन है, तो ऐसा भी नहीं कि ये मैंने काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी का नाम ले लिया तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे पढ़ेंगे, वैसे तो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं। एक दो लाइन की इनकी डेफिनेशंस है, तो आपको आने चाहिए। पॉसिबल हो तो एक दो एग्जांपल्स भी याद करके रखें। ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जो फिजिकल एग्जांपल हैं उससे रिलेटेड वो याद करके रखें। अदर टर्मिनोलॉजी मैंने मेंशन कर रखा है इन शॉर्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा वो अंदर जाते हैं। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपसे। लम्प्ड एनालिसिस क्या होती है, इससे भी। और फिन्स तो पूछा ही जाएगा आपसे, हीट ट्रांसफर बता रहे हो, बहुत कम चांसेज होते हैं कि आप हीट ट्रांसफर बताओ और आपसे फिन्स के बारे में ना पूछा जाए, तो फिन्स पूछा जाएगा। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वाटर साइड क्यों यूज़ नहीं करते फिन्स को, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों टर्म पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। हीट एक्सचेंजर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो हीट एक्सचेंजर भी आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हर जगह हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जा रहा है ना, जहाँ पे कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, तो क्वेश्चन इससे भी बनता है। पुल बॉयलिंग, थोड़ा सा अगर उनको लगता है और अंदर जा रहे हैं, मतलब आप ये कह लो कि अगर आपका इंटरव्यू खींच रहा है, हीट ट्रांसफर में आगे जा रहा है इंटरव्यू, टॉपिक जंप नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आते हैं। पुल बॉयलिंग क्या होती है, डायमेंशनलेस नंबर्स क्या होते हैं। डायमेंशनलेस नंबर्स में कुछ नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये नंबर्स तो एटलीस्ट इतने नंबर तो आपको आने चाहिए, इसके अलावा भी कुछ हैं पर ठीक है वो उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं। जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपसे सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। कई बार आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डीप जाते हैं तो सिग्निफिकेंस पूछते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं तो बस आपसे डिफिनेशन पूछ लेते हैं, उतना ही सफिशियंट है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि इंटरव्यू मतलब थोड़ा सा डीप कर रहे हो, तब जाके सिग्निफिकेंस आपसे पूछते हैं, उसमें भी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपसे पूछते हैं। तो हीट ट्रांसफर अगर आप बता रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फोरियर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो भी दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी आप याद रख लेना, पूछते हैं वो। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ तक होता है कि अगर आप केवल ये बताते हो ना थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो आपका, इससे पहले हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स आप बताते हो तो रेफ्रिजरेशन साइकिल भी वो पूछ लेते हैं, पावर साइकिल भी पूछ लेते हैं, और फिर आपने उसमें कुछ आंसर दिया तो क्रॉस क्वेश्चन होता है तो वो थोड़ा अंदर निकल जाते हैं उसमें। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स बता रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेशन के भी काफ़ी टॉपिक आपको आने चाहिए और पावर साइकिल के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन में किस लॉ पे वर्क करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, डिफरेंस क्या है पावर प्लांट और रेफ्रिजरेशन साइकिल में, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, सीओपी क्या होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी पंप क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स बेसिक हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड ये आपको आने चाहिए। वेपर कंप्रेशन साइकिल के पूरे चांसेस होते हैं कि पूछा जाएगा, ट्रेडिशनल सिस्टम है, यही आजकल वर्क भी हो रहा है, काफ़ी टाइम से
ये वर्क हो रहा है, अभी तक इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो इसका वर्किंग, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, TSPV डायग्राम क्या होता है। और इससे पहले हम लोग साइकिल की बात कर रहे थे ना, कई बार वो साइकिल पे सीधा कह देते हैं कि चलो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, लो इसका जो भी ब्रेटन साइकिल है, कुछ भी पूछते हैं, कहते हैं लो इसका TS और PV डायग्राम ड्रॉ करो। तो इस पर आप ध्यान रखना कि TS-PV डायग्राम तो आपको साइकिल पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उसका आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आपको ये पता होगा ना कि उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा तो। और इसके बाद अगर हम VCR के बाद बात करें तो वेपर एब्जॉर्प्शन भी आपसे पूछा जाता है, सोलर रेफ्रिजरेशन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आपको दिख रहा है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे हट के काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, थर्मो इलेक्ट्रिक, एक्वेस्टिक। थर्मो इलेक्ट्रिक और एक्वेस्टिक को मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि चांसेज कम होता है पूछा जाना। अदरवाइज आप ये ना कह दो कि पर्टिकुलर इनमें मैंने पेपर पब्लिश किया, रिसर्च किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो M.Tech करके जाते हैं या कोई PhD कर रहा है और पर्टिकुलर उनका ये टॉपिक है या इससे रिलेटेड टॉपिक है, जब तक आप ये नहीं कहोगे तब तक वो नहीं पूछेंगे। और ये भी चांसेज है कि आप कह भी दो तो जरूरी तो नहीं कि उनको भी आता है, ये भी तो मैटर करता है कि इंटरव्यूअर किस में कंफर्टेबल है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर बैठा है तो उसको हर टॉपिक आता ही आता है। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आपको जिस टॉपिक में एक्सपीरियंस है जरूरी नहीं कि इंटरव्यूअर उसमें बहुत अच्छा जानता है और उसको पता है कि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको काफी अच्छा नॉलेज होगा। तो कई बार वो पूछ लेते हैं, कई बार अवॉइड कर देते हैं। पूछेंगे कब? जब उनको खुद को उसमें काफी अच्छा आता होगा तभी पूछेंगे। सेम चीज रिसर्च के लिए भी है कि अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, वो इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे नहीं। आप ऐसा क्लेम नहीं कि मैं इसमें रिसर्च कर रहा हूं तो मुझसे पूछे ही पूछो, या इसमें मैंने बहुत अच्छा पेपर पब्लिश किया है तो मुझसे पूछो, इस टाइप की चीजें कम होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोमेट्रिक चार्ट। मैंने 10 पॉइंट दे रखा है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बिना इसको पढ़े नहीं जाना है। और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी हैं वो सभी आपको आना चाहिए, जैसे कि सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारे सैचुरेटेड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी हैं सब आपको आनी चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ के जाने का। एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो कई बार लोग पूछ लेते हैं, कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं कि जो फ्रिज है हमारा और जो हमारा AC है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा आप उसके बारे में भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज पावर प्लांट। पावर प्लांट टोटली अब रेफ्रिजरेशन भी एप्लीकेशन बेस्ड ही है और पावर प्लांट भी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पावर प्लांट अगर आप बताते हो तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिन साइकिल। जनरली जो हमारा पावर प्लांट होता है, जो स्टीम पावर प्लांट है, मैक्सिमम आजकल हमारे पास, हालांकि हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर प्लांट में विंड लेके आए, हम सोलर लेके आए, गैस पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, स्टीम पावर प्लांट इस पे काम करता है। कई सारे जो दूसरे पावर प्लांट है उस पर भी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी से बेसिकली वो रन करते हैं, जिनमें कि सोलर मैंने कह ही दिया, विंड कह दिया, ये दोनों पॉपुलर हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं छोटे मोटे, बट उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बट यहाँ पे आपको रैंकिन आना चाहिए। और रैंकिन कई बार आपसे ड्रॉ करवा लेते हैं कि चलिए रैंकिन साइकिल ड्रा करके बताइए, फिर उसी पे आपसे पूछेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि अगर आप ये बता रहे हो तो रीजनरेशन क्या होता है, इससे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी तरीके से रीहीटिंग क्या होता है, फिर क्रिटिकल कंडीशंस यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये वर्डिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। इकोनोमाइजर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, इनसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज इनका क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गैस पावर साइकिल के बारे में भी एज इट इज़ सेम चीज़ें हैं जो स्टीम पावर साइकिल के बारे में हैं। फिर बेसिक जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोलिक, विंड और सोलर, ये तो आपको स्टीम और गैस ये दोनों पढ़ना है क्योंकि ये ट्रेडिशनली यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद न्यूक्लियर के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, हाइड्रोलिक के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, विंड के बारे में और सोलर के बारे में। सोलर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना और न्यूक्लियर के बारे में भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना, क्योंकि इनकी कैपेसिटी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टरबाइन, टाइप्स ऑफ टरबाइन, कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब वो थोड़ा सा पूछते पूछते आगे निकलते हैं। अगेन थोड़ा सा अगर टॉपिक को डीप करना चाहते हैं तो पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको वेटेज थोड़ा सा कम दिया हुआ है। पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पावर प्लांट से पोल्यूशन क्या हो रहा है, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं,
बट अगेन इसको मैंने थोड़ा सा वेटेज कम दिया है क्योंकि थोड़ा सा कम मतलब उतना पॉपुलर नहीं है जितना बाकी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। इन दोनों को मैंने एक जगह करके रखा हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे विस्कोसिटी क्या है, क्यों आती है विस्कोसिटी, क्या विस्कोसिटी एलिमिनेट की जा सकती है, इस टाइप की चीज़ें। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कोहेशन और एडेशन तो पूछा ही जाएगा आपसे, सरफेस टेंशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैपिलरिटी क्या होती है, क्यों होती है, वॉलेंसी फोर्स क्या होता है, फिर बाउंड्री लेयर क्या होती है। बाउंड्री लेयर, लेमिनार, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक में आते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें बताते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो जहाँ पे थोड़ी सी पोस्ट आपकी क्लास 1 है, तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई आप इतनी ऊपर की पोस्ट पे आए हो तो थोड़ा अच्छे टॉपिक्स पे बात करें। हालांकि ये टॉपिक भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप मेंटेन कर लेना। क्लास 2 का एग्जाम है, क्लास 1 का एग्जाम है, फिर इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बाउंड्री लेयर है, लेमिनार है, टर्बुलेंस है, यहाँ पे फिर डायमेंशनलेस नंबर आ जाते हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से ऐसे होते हैं ना जो में कैंडिडेट कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। प्रिपरेशन के टाइम पे भी ढंग से नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी ढंग से नहीं पढ़ा, समझ में भी पूरा नहीं आया, नहीं कभी समझने की कोशिश की, और टॉपिक भी ऐसे हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें फंस जाते हैं वो। तो आपको ध्यान देना है, पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आप ये जो फ्लो के लॉसेस हैं, प्राइमिंग क्या है, कैविटेशन क्या है, ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर अगर हम लॉज और थियरम की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है, आर्किमिडीज का एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है, बर्नौली का, अगेन बर्नौली थियरम आपको कम ज़्यादा आता है, इसका एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है आपसे। पहले थियरम पूछेंगे, फिर एप्लीकेशन पूछ लेंगे, बहुत बार एजम्पशंस भी आपसे पूछते हैं। तो जब इस टाइप की थियरम आप पढ़ा करो तो एजम्पशंस भी पढ़ा करो, क्योंकि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ गया ये। फिर नेवियर स्टोक, इसका वेटेज बहुत ही कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, और इलर्स थियरम, ये सारी चीज़ें ये आप पढ़ लेना, मतलब ये तो आपको एटलीस्ट आने चाहिए इतने, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप सब्जेक्ट बता रहे हो। फिर वेंचुरियो मेथड क्या होता है, पीटो ट्यूब, इनकी वर्किंग कैसे काम करते हैं, ये क्या मेजर करते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये डिस्चार्ज मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है, पता ही नहीं है, बस पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होता है, टाइप्स ऑफ टरबाइन, मतलब कहाँ पे कौन सी टरबाइन यूज होती है। अगर टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़ रहे हो तो बेसिक डिफरेंस भी टरबाइन के बीच में आपको पता होना चाहिए। बहुत बार वो पूछते हैं कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा है डिस्चार्ज ज़्यादा है तो आप कौन सी टरबाइन यूज करोगे, कहीं पे हेड ज़्यादा है तो कौन सी टरबाइन यूज करोगे, कंपाउंडिंग करना है तो कौन कौन सी टरबाइन की करोगे, मतलब बहुत स्टीम टरबाइन और ये जो आपके फ्लूइड टरबाइन होती हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करके आपको चीज़ों को पढ़ना है। और इन शॉर्ट जब आप पढ़े रहोगे इनके बारे में ना तो डिफ्रेंशिएट ऑटोमेटिकली कर लोगे थोड़ा सा, अगर आप पढ़े रहोगे तो कई बार इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। क्लासिफिकेशन तो आपको ध्यान रखना, उसी तरीके से पंप का क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप क्लासिफिकेशन पढ़े ना तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये पंप पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं सेंट्रीफ्यूगल पढ़ रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग से कैसे डिफरेंस है, कहाँ पे किसका यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो पूछते हैं इन जनरल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फोर्स क्या है बेसिकली मैकेनिक्स में आता है, कपल क्या है, कोलिजन में एक टॉपिक यहाँ पे भूल गया हूँ ऐड करना, वो पढ़ लेना आप, बट उतना ज़्यादा इनका वेटेज नहीं है, ऐसा नहीं कि इन टॉपिक से स्टार्ट होगा। हाँ बेसिकली आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए, स्ट्रेन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पता होना चाहिए, क्यों आती हैं, थर्मल स्ट्रेसेस में एक टॉपिक भूल गया हूँ, मैं सोचा था ऐड करूँगा बट भूल गया, नहीं ऐड कर पाया, वो आपको पता होना चाहिए। फिर मोहर सर्कल बहुत बार आपसे वो ड्रॉ करवाते हैं तो ध्यान रखना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटीग क्या होता है, क्रीप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछते हैं। कई बार जब थोड़ा सा आपको उनको ये लगता है कि लड़का जानता है, चीज़ें बता रहा है, तो फिर शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में भी वो घुस जाते हैं, वो भी आपसे ड्रॉ करवाने लगते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर जनरली पूछ लिया जाता है, अगर आपसे ये सब टॉपिक पूछा जा रहा है तो पूछ लेते हैं ये पॉइंट्स क्या होता है। फिर टॉर्शन बहुत चांसेज है कि आपसे पूछेंगे, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। और ध्यान रखना कि जब आप इस टाइप की चीज़ें पढ़ रहे हो, जैसे सेक्शन मॉडुलस आप पढ़ रहे हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप पढ़ रहे हो,
तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको पढ़ना है। स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होता है, पैरेलल स्प्रिंग सीरीज में अगर ऐड करते हो तो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, बकलिंग, थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नहीं पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंट नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको वेटेज नहीं दिया है। तो बाकी सब पढ़ लें, अगर वो आ जाता है तो इसको भी कर लें, छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉज की हम बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ मतलब मैकेनिक्स का वाला पोर्शन है, हुक्स लॉ, थियरी ऑफ फेलियर, जिसमें कि थियरी ऑफ फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अगर वो डीप में जाते हैं तो। फिर ये एलर्स कॉलम, रैंकिंग, ये तीनों चारों पॉइंट्स जो हैं ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है, पूछा जाता है आपसे। थियरी ऑफ फेलियर को मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट दिया है और आप कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप मैकेनिक्स बताते हो या फिर शोम बताते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताते हो, इसको कई नाम से जाना जाता है, तो थियरी ऑफ फेलियर के हो सकता है पूछे ना पूछे, मगर आप एमडी बताते हो तो ज़्यादा चांसेज है कि थियरी ऑफ फेलियर आपसे पूछा जाए, मतलब मशीन डिजाइन में ज़्यादा चांसेज होता है। हालांकि यहाँ पे भी आपके सिलेबस में होता है, वो इसमें भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, नहीं कहा, अब कह देता हूँ कि आपको पता है मैकेनिकल को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक थर्मल वाला पोर्शन होता है और एक प्रोडक्शन वाला, एक मशीन डिजाइन वाला पोर्शन होता है। तो ये टॉपिक जो है ना, टोम, डोम, मैकेनिक्स, सोम, मशीन डिजाइन, ये सब एक साथ आते हैं। तो अगर आप इनमें बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से टॉपिक रिलेटेड होता है, तो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्शन अगर आप कह दिए तो मटेरियल साइंस पूछ लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं, वेल्डिंग, कास्टिंग, वो सब पूछ लेंगे। थर्मल आपने कह दिया तो थर्मल में हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हो तो शायद ये पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, बट मशीन डिजाइन अगर आप बताते हैं स्पेसिफिक, मुझे मशीन डिजाइन मेरा इंटरेस्ट है, तो उसमें तो जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने कम वेटेज दिया है, आगे फिर से इसको डाला गया मशीन डिजाइन में, वहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया होगा। चलिए बात करते हैं थियरी ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन। अगर ये सब बात करना है तो आपको क्या आना चाहिए, लिंक क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स पेयर क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, उनका इन्वर्जन, ये बेसिक चीज़ें हैं। इन्वर्जन तो आना चाहिए, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे ऐड किया गया है, आपको आना ही चाहिए, छोटी सी डिफिनीशन है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गियर प्रोफाइल। गियर प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, गियरिंग पूछा ही जाता है, गियर ट्रेन भी पूछा जाने के चांसेज है, इंटरफेरेंस पूछा जाता है, गवर्नर, फ्लाईव्हील, ये सारे टॉपिक टोम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गियर, गवर्नर, फ्लाईव्हील, तो ये आपको आना चाहिए। गियर ट्रेन भी बहुत बार पूछा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैरोस्कोपिक कपल, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। इफेक्ट, अर्लिंग ऑफ शाफ्ट, कैम प्रोफाइल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें देख लो आप, जिनको मैंने 10 मेंशन कर रखा है वो तो आपको आने चाहिए, उसमें कोई चांस नहीं है छोड़ने का। बाकी जिनको थोड़ा सा कम वेटेज दे रखा है वो अपने हिसाब से आपको प्रेफरेंस बना लेना है। लॉ ऑफ गियरिंग, अब मैं थियरम में इसको मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लॉज कौन से हैं, थियरम कौन से हैं, हालांकि 2 बार पॉइंट ये आ गया है, खैर कोई बात नहीं। तो ये सब थियरम हैं, उसमें लॉज हैं जो टोम में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इक्विलिब्रियम पे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, कैसे करते हैं। वाइब्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर टोन पे आपका इंटरव्यू चल रहा है, हो सकता है कि स्टार्ट ही वाइब्रेशन से हो, तो वाइब्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, किस तरीके से हम वाइब्रेशन को एलिमिनेट करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है वाइब्रेशन का, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। बट बेसिक आपको वाइब्रेशन का पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है वाइब्रेशन की पूरी बुक्स आती है, बट उतना डिटेल में नहीं, बेसिक आपको वाइब्रेशन का पता होना चाहिए। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स, टर्म, ये सारी चीज़ें, इसमें रिलेटेड पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक आ गया मशीन डिजाइन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि थियरी ऑफ फेलियर, देखो अगर मशीन डिजाइन कहते हो तो मैंने इसका 10 वेटेज दे रखा, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन पैरामीटर क्या होता है, डिजाइन क्राइटेरिया क्या होती है, एसएन कर्व बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में, लीफ स्प्रिंग, इंड्योरेंस लिमिट, फटीग, बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मशीन डिजाइन कहते हो तो बियरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ बियरिंग क्या होती है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बियरिंग की लाइफ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बियरिंग। तो बियरिंग तो आपको आना ही चाहिए अगर आप कहते हो मशीन डिजाइन। तो फिर इसमें जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है, गियर ड्राइव है, इनमें जनरली डिफरेंस या कंपैरिजन करके वो पूछते हैं। मान लीजिए कोई एक्सेल ड्राइव पूछ रहे हैं, फिर
जम कर सकते हैं कि बताओ इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या इनको यूज़ करने का। चलिए अगर बेल्ट ड्राइव स्लिप करता है तो फिर भी हम यूज़ क्यों करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, क्यों नहीं दूसरा यूज़ करते, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी यहाँ पे कुछ मैंने थ्योरम मेंशन कर रखे हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थियरी ऑफ फेल्योर का। तो ये आपको एमडी से टॉपिक हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एमडी बोल रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियल हो सकते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज होता है, स्टील यूज होता है ना। एलॉइंग एलिमेंट, कुछ एलॉइंग एलिमेंट, सारे एलॉइंग एलिमेंट नहीं, कुछ एलॉइंग एलिमेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनका बेसिकली उनके यूज करने से प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, आयरन कार्बन डायग्राम कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप ये टॉपिक बताते हो तो आयरन कार्बन डायग्राम तो आपको आने ही चाहिए। फिर ये भी आपको आना चाहिए, टाइम टेम्परेचर मतलब ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको आना चाहिए। कुछ मटेरियल के बारे में जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक मटेरियल, सेरेमिक मटेरियल, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। हाँ, अगर 2-3 टॉपिक आप करके जाते हो तो भी आपको काम चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से कुछ पूछा जाता है, आपको नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं घूम के आयरन कार्बन डायग्राम में आ जाएंगे, ट्रिपल टी डायग्राम में आ जाएंगे। तो अगर आप ये दोनों भी पढ़ के जाते हो तो आपका काम चल जाएगा। मटेरियल साइंस अगर आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछेंगे घूम फिर के, बट ये आपको डिटेल में आना चाहिए, आयरन कार्बन डायग्राम आपको ढंग से आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन या फिर जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एमटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैंने ढेर सारे पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, तो ये आप देख लो। स्टार्ट हम लोग करते हैं कास्टिंग से। तो कास्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है जैसे गेटिंग, चिल्स, चैपलेट, प्लेडिंग, कोर क्या होता है, कोर पेंटिंग, पैटर्न, अलाउंसेस, श्रिंकेज, इसमें भी मैंने यहाँ पे वेटेज दे रखा है। तो जिसको ज़्यादा वेटेज दे रखा है उसको पहले पढ़ना है, ठीक है, या फिर ध्यान से पढ़ना है या फिर ढंग से पढ़ना है। सॉलिडिफिकेशन, कास्टिंग डिफेक्ट, देखो 10 पॉइंट दे रखा है, इनको भी 10 दे रखा है, इसको भी 10 दे रखा है, तो 10 वाले तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कास्टिंग हो गई तो पूछेंगे भाई चलो कास्टिंग हो गई, अब चूंकि उतनी अच्छी प्रॉपर्टी आई नहीं तो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तब वहाँ पे हीट ट्रांसफर में वो धीरे धीरे चले जाते हैं। हालांकि फिर वो ऐड भी कर देते हैं, आपने हीट ट्रांसफर कह रहा हूँ, हीट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। फिर हीट ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है कि वो एलॉइंग एलिमेंट में घुस जाएं, फिर हो सकता है कि वो ट्रिपल टी में चले जाएं, हो सकता है आयरन कार्बन में चले जाएं, तो जंपिंग हो सकती है इधर से उधर, तो वो आपको माइंड में रखना है। फिर वेल्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो वेल्डिंग पैरामीटर जैसे कुछ हैं, वोल्टेज करंट चेंज करने पे क्या होता है, किस केस में हम क्या ज़्यादा लेते हैं क्या कम लेते हैं, पोलरिटी क्या होती है, आर्क ब्लो क्या हुआ, इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग स्लैज, ये सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में मैंने कुछ वेल्डिंग यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये मेरे हिसाब से लगता है कि इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कई बार देखा है कि थर्मिट वेल्डिंग पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जनरली हम देखते हैं कि कुछ वेल्डिंग जिनका नाम बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आता है बट इंटरव्यू में बड़े क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए। और इतना आता है या नहीं आता है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से उनको रिमूव किया जा सकता है वेल्डिंग डिफेक्ट्स को, ये भी आपको आना चाहिए। कुछ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उसके बारे में भी, जैसे एक्सट्रूजन हुआ, वायर डीप ड्राइंग हो गया, रोलिंग हो गया, तो इनमें ये 2 टॉपिक्स आप पढ़ लेना, बाकी रोलिंग वोलिंग छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर इंटरव्यूअर को मन करता है ना कि आप उसके सवाल का जवाब ना दो तो फिर आपको ये वाला टॉपिक पूछते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब हम कटिंग टूल की बात करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, अगर उसमें वेरिएशन की तो क्या इफेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अनकंफर्टेबल फील करते हैं इसमें। तो अगर इंटरव्यू को लगता है कि आप ज़्यादा उड़ रहे हो तो इस टाइप के टॉपिक्स लेके वो आते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो। तो यहाँ की टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, रैक एंगल, क्लियरेंस, बीयू, बिल्डअप एजेस क्या होती हैं, टूल बियर क्या होता है, टूल लाइफ क्या होता है, एटलीस्ट बेसिक इसके बारे में पता रहे कि आप एकदम से ये ना हो जाओ, ब्लैंक ना हो जाओ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए किस मटेरियल को कितने रैक एंगल पे मशीनिंग किया जाता है, इस टाइप की चीज़ें। मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ही बात कर रहा हूँ, जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वो लेके आते हैं।
फिर नॉन कन्वेंशनल में ECM, EDM, लेजर बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, 3D 4D प्रिंटिंग, ये भी आजकल टॉपिक इंक्लूड हो रहा है इंटरव्यू में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं, अगर उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहे हो ना, तो आपका इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव माना जाता है। जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं ना, वो इंटरव्यूअर के माइंड में होता है कि यार ये तो इसको आता होगा, जब वो पूछता है तो ठीक है। कुछ जो नए टॉपिक होते हैं वो सस्पेंस में होते हैं कि क्या मालूम ये बच्चा इसके बारे में जानता हो कि नहीं जानता हो, बट सडनली आप उनको जब सरप्राइज करते हो ना, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं कि अरे यार हम तो सोच रहे थे इसको नहीं आता होगा, बट इसको तो बहुत अच्छा आता है। तो ये जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में, कई सारे मैंने कराए हुए हैं। यहाँ पे मैंने केवल 3D 4D को यूज किया है क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है आजकल, तो ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि शायद कम लोग बताते होंगे और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूं कि आप अपने इंटरेस्ट में बताओ, जब तक कि आपको इसका मतलब ऐसे फील्ड में आपने काम नहीं किया हो, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं हो ऐसे फील्ड्स का, तब तक ना बताइए आप, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा फंडामेंटल इन्वॉल्व नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व है, तो आप फंस जाओगे। बता दोगे इसको तो सोचोगे कि बुक से पढ़ के गया हूँ, सब आंसर दे दूंगा, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ का भी मैंने कुछ कहा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, यूक्यू क्या होती है, इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, ABCVD में डिफरेंस क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, और ये भी बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, इसके बारे में पढ़ लेना, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेरे माइंड में है। कई बार डिस्कशन हो रहा था, शायद एक बार बार्क में, एक बार इसरो के इंटरव्यू में बच्चे से डिस्कशन हो, वो बताया कि ये पूछा गया था। फिर फॉरकास्टिंग का पर्पस क्या होता है, चार्ट्स क्या होते हैं। अब ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि शायद कम लोग पढ़ते होंगे, और चूंकि ये इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर्स में या फिर 7th में आता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना ऐसा हो गया रहता है कि अब तो पास हो जाएंगे कैसे भी, तो ज़्यादा ढंग से लोग इसको नहीं पढ़ते। कई सारी यूनिवर्सिटी में इसको 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में भी ऐड किया हुआ है, बट जनरली जो है मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे 7th और 8th में आता है ये। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, अगेन ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक इन द सेंस कि बहुत डेवलप नहीं है ट्रेडिशनल की तरह, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत पुराने हैं, आपको आने चाहिए। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कर्व है ये आपको आना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो होप सो कि मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए हैं यहाँ पे जिससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आप बता सकते हो कि मेरे इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट्स है। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू पे वीडियो बनाया है, तो मैंने कहा आपसे कि एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट तो आप बताया करो। अगर वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो 1-2 सब्जेक्ट्स नहीं बताने हैं। और कई बार मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे प्रोडक्शन आप बताना चाहते हो, तो प्रोडक्शन में आप पॉइंट भी पुट कर सकते हो कि मुझे कास्टिंग आता है, मुझे वेल्डिंग आता है, मैंने ये टॉपिक्स पढ़े, इस टाइप से मेटल फॉर्मिंग मैंने केवल पढ़ा है, इस टाइप से भी कह सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही आपको बताना है। तो जो बड़े टॉपिक्स हैं उसके कुछ सेगमेंट भी आप बता सकते हो जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा सब्जेक्ट ही बताएं। तो 3 to 4 सब्जेक्ट जैसे मैं कह रहा हूँ आपको करना चाहिए। उसमें से कोशिश करना चाहिए कि थर्मल कर रहे हो तो एक आध सब्जेक्ट दूसरे भी हों, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स मैंने थर्मल के ले लिए, या प्रोडक्शन बता रहा हूँ तो सारे प्रोडक्शन ले लिए, या फिर डिजाइन से जा रहा हूँ तो सारे डिजाइन पढ़ के चले गए, बाकी समय में जीरो हूँ, थर्मल में कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर प्रोडक्शन में कुछ नहीं बता रहा हूँ। ऐसा कोशिश करना है कि जो आपको आता है उसमें थोड़ा सा 2-3 सब्जेक्ट इंक्लूड किए, 1-2 सब्जेक्ट या फिर 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े पॉपुलर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वो टॉपिक आप दूसरे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए ताकि आपको वो भी सब्जेक्ट आता हो, ऐसा ना लगे कि आप एकदम से चूजी हो, 1-2 सब्जेक्ट्स ही आपको आते हैं पूरे इंजीनियरिंग के। तो होप्स हो कि आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे। स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।